हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, कापू जाति द्वारा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की मांग। तो हम इस टॉपिक में समझेंगे कि कापू जो जाति है वो कहाँ की है, विशेषकर उसके विशेषताओं के बारे में जानेंगे। साथ ही देखेंगे कि उनके मांग का क्या आधार है, वो क्यों जो है ईडब्ल्यूएस में और रिजर्वेशन का डिमांड कर रही है। फिर हम देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस या रिजर्वेशन के क्या संवैधानिक पहलू है। इन सारे मुद्दों पर हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे, तो कृपया बने रहिएगा शुरू से अंत तक इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले इसके हम संदर्भ को समझ लेते हैं। देखिए, कापू जाति जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक मुख्य खेती करने वाला समुदाय है जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की मांग कर रहा है, जिससे सोशल जस्टिस और पॉलिसी पर बहस छिड़ गई है। इसलिए जो है यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण हो जाता है यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिए कापू जनजाति की कुछ विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, कापू पुराने समय में खेती करने वाला, इलाके में दबदबा रखने वाला, तेलुगु बोलने वाला समुदाय है। यहाँ एक आपको जानकारी मिल रही है कि कापू जो जाति है वो तेलुगु भाषा बोलती है और ये पुरानी तौर पे जो खेती जो है ना, खेती इनका पेशा रहा है। ठीक है, जिसकी डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल मौजूदगी मजबूत है। डेमोग्राफिक ताकत को हम समझते हैं कि इनकी डेमोग्राफिक ताकत क्या है, इनकी संख्या कितनी है। अंदाजे से पता चलता है कि यह समुदाय आंध्र प्रदेश की आबादी का 20 से 26% है, जो इससे सबसे बड़े जाति ग्रुप में से एक बनाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी स्टेट की जो कुल आबादी है, उस कुल आबादी में से अगर 20 से 26% उसका जो है रेशियो है, तो आप इसके डेमोग्राफिक शक्ति को समझ सकते हैं। इलाके में फैलाव, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों कृष्णा, गुंटूर और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। सोशल क्लासिफिकेशन, भारत के ऑफिशियल फ्रेमवर्क में जातियों को जनरल, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अन्य पिछड़े वर्गों में बांटा गया है। 1980 में मंडल कमीशन ने अनुमान लगाया था कि ओबीसी आबादी का 52% है, जिसके बाद 2006 में एनएसएसओ ने 41% आंका। तो ओबीसी का जो आंकड़ा है, जो ओबीसी के जाति में आता है, तो ओबीसी के आंकड़ा को आप समझ सकते हैं कि पहले जो है इसको 52% के आसपास आंका गया था जब मंडल कमीशन आया था, और जो है एनएसएसओ के आंकड़ों में 41% आंका गया है ओबीसी की आबादी, कुल आबादी में भारत की। अभी तक तो डाटा हमारे पास ऑफिशियल जो उपलब्ध है इसके बारे में। और आप जानते होंगे जैसा कि जातियों का जो वर्गीकरण है, जनरल कैटेगरी, एससी एसटी और ओबीसी में ये 4 कैटेगरी है किया गया है, और इसी कैटेगरी के अंदर जातियों का प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। उस आधार पर जो ओबीसी का जो प्रतिशत मापा गया है 52%, और अभी का जो 2006 में एनएसएसओ का आंकड़ा हुआ आया था, हालिया जो आंकड़ा है, जो अभी तक जो हमारे पास उपलब्ध आंकड़ा है, उसमें जो है 41% आंका गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ओबीसी आबादियों का जो इतना बड़ा परसेंटेज है, उनकी डेमोग्राफिक शक्ति कितनी हो सकती है। अब देखिए, सब ग्रुप डाइवर्सिटी, कापू पहचान वाले में तेलगा, बलिजा, मुर्रू कापू, ओटारी और तुरुप कापू जैसे सब ग्रुप शामिल है। सांस्कृतिक रूप से एक जैसे होने के बावजूद एक ग्रुप इलाके और ऐतिहासिक काम की खासियत से हिसाब से अलग अलग है। मतलब जो कापू जो जाति है उनमें भी सब ग्रुप्स है। जैसा जाना जाता है कि भारत में जातियों में भी सब कैटेगरी होती है, सब कास्ट होता है, तो इनकी जातियों में भी सब ग्रुप्स है। जैसे आप देख पा रहे हैं, तेलगा, बलिजा, मुनरू कापू, ओंटारी, ये सब सारे सब ग्रुप्स है। इस तरह सब ग्रुप्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। कभी कभी बहुत जाके डीप जाके यूपीएससी खासकर पीटी एग्जामिनेशंस में इस तरह के फैक्ट्स पूछ देता है कि किस जाति के ये सब ग्रुप्स हैं, या किस जाति के सब जाति हैं या उपजाति हैं। तो ये जो चीजें आपको रखना चाहिए जानकारी में कि तेलगा, बलिजा और मुनरू कापू के जो है उपजातियां हैं। ठीक है, पॉलिटिकल दावा, 1990 के दशक से कापू नेताओं ने बराबर रिप्रेजेंटेशन की मांग को लेकर बड़ी सभाएं की। पिछड़े लोगों को शामिल करने की पहला बड़ा संगठन विरोध 1993 में हुआ, जिसे सामूहिक पॉलिटिकल पहचान में एक अहम मोड़ ला दिया। 1990 से ही इनकी लड़ाई चल रही है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई है। बराबर रिप्रेजेंटेशन, बराबर प्रतिनिधित्व को लेकर इनकी लड़ाई लगातार जारी रही है। अब समझते हैं कि जो कापू जाति के लिए रिजर्वेशन की मांग है उसका क्या है आधार। कापू जाति बैकवर्ड क्लास में शामिल होने 10% ईडब्ल्यूएस कोटा फ्रेमवर्क के तहत फायदे चाहती है। बैकवर्ड स्टेटस की मांग, कापू लोगों का कहना है कि आजादी से पहले उन्हें बैकवर्ड माना जाता था और ये बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में वापस शामिल होना चाहते हैं। 1993 में जारी एक सरकारी ऑर्डर में शामिल करने का प्रस्ताव था, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप में बदलाव के बाद इसे लागू नहीं किया गया। इनका जो है बराबर डिमांड रहा है कि स्वतंत्रता से पहले हम ओबीसी में आते थे, और 1990 के दशक में यानी 1993 में सरकारी ऑर्डर में भी एक प्रस्ताव था कि इनको शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन लीडरशिप में बदलाव से
या पॉलिटिकल कारण से उनको शामिल नहीं किया जा सका। आंदोलन दशकों तक विरोध प्रदर्शन तेज होते गए और 2016 में एक बड़ी लहर आई जिससे पूरे राज्यों में दंगे हुए। मांग की जांच के लिए कमीशन बनाया गया जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यस्तता के लेकिन लंबे समय तक चलने वाले फैसले लेने की प्रक्रिया को दिखाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया इनकी लंबी रही है, मांग काफी समय से इनका रहा है। अब इसका हम संवैधानिक आधार समझते हैं कि किन आधारों पे जो है या संविधान में जो प्रावधान है वो कौन प्रावधान के तहत जो है किसी को रिजर्वेशन किसी जाति को दिया जाता है या जो है ईडब्ल्यूएस कोटा किस तरीके से निर्धारित किया जाता है। इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करते हैं। चूंकि ये मुद्दा जो है अभी चर्चा में आ गया, ईडब्ल्यूएस संवैधानिक आधार, तो यहां से भी क्वेश्चंस बनने के बहुत ही आसार रहते हैं, तो कृपया ध्यान से आप समझिए। देखिए 103वें अमेंडमेंट यानी 103वां संवैधानिक संशोधन में 15, 6 और 16 6 जोड़े गए जिससे शिक्षा और सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% तक रिजर्वेशन मुमकिन हो पाया। यह कोटा संवैधानिक कानून में बहस किए गए पहले के 50% की सीलिंग के नियम के अलावा काम करता है। यह आपको जानना चाहिए कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा दिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए, उसमें जो है 10% जो उनको दिया गया है वो संविधान में संशोधन करके दिया गया। 103वां संविधान संशोधन था जिसमें जो है अनुच्छेद 5, 15, 6 जोड़ा गया, 15 में उपवर्ग और 16 में 6 जोड़ा गया। तो इस आधारों पर इनको दिया गया और इसमें एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें 50% से किसी भी राज्य में रिजर्वेशन नहीं हो सकता, लेकिन जो सीलिंग लगाया गया उस सीलिंग का ये एक्सेप्शनल है। इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईडब्ल्यूएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिशियरी एससी एसटी या कैटेगरी से नहीं होने चाहिए और उनके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कोई भी बेनिफिशियरी है जिसको ईडब्ल्यूएस के तहत कोटा जो दिया जाता है वो जो है एससी एसटी से नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो है उनका जो पारिवारिक जो इनकम आय है एनुअली 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं 8 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, इनकम में पिछले फाइनेंशियल ईयर की खेती, सैलरी, बिजनेस और प्रोफेशनल कमाई शामिल है। ठीक है, आर्टिकल 14, 15, 4, 16, 4 और 46 मिलकर राज्य को कमजोर तबकों की सामाजिक और एजुकेशन तरक्की को बढ़ावा देने का अधिकार देते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज आर्टिकल 338 बी के तहत बैकवर्ड क्लास को वेलफेयर पर नजर रखता है। ये जो संवैधानिक जो इनको पहलू है या संविधान के आधार पर जो इनको रक्षा प्रदान की जाती है, आप देख पा रहे हैं आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, 15, 16 और 46 मिलकर राज्य को जो डिप्राइव्ड क्लास है या जो कमजोर क्लास है उनके रक्षोपाय करने का संविधान निर्देशित करता है, जिसके आधार पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी है जो अनुच्छेद 338 बी के तहत कमजोर वर्गों की जो है बैकवर्ड क्लास के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं या कल्याण पर नजर रखता है, एक संवैधानिक संस्था है ये। तो ये रहा हमारा संवैधानिक आधार जिस आधार पर किसी भी जाति को जो संविधान में जो प्रावधान है उसके आधार पे उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस कोटे को भी हमने समझा कि ईडब्ल्यूएस किस आधार पर जनरल कैटेगरी को दिया जाता है और क्या क्या उसके आधार है। अब देखिए निष्कर्ष में कापू जाति का प्रश्न केवल ओबीसी में शामिल होने की मांग नहीं बल्कि यह भारत में समानता, सामाजिक गतिशीलता और संघीय राजनीति की जटिलताओं को दर्शाता है। जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो जटिलताएं हैं, राजनीति में जो जटिलताएं हैं, उसको भी दर्शाता है कि कितने लंबे समय से किसी जाति को ओबीसी में मांग करने की मांग की जा रही है। अगर ओबीसी में शामिल नहीं किया जाए तो उसी के तहत जो है जनरल कैटेगरी में ही ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत उनको दे दिया जाए। तो तमाम पहलुओं पे आरक्षण देने से पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार को इस पर रिसर्च करना होता है। यह भी एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है कि क्या उस जाति को जो है ईडब्ल्यूएस कोटा में भी रखा जा सकता है 10% के आधार पर। वो तो पहले से ही हमारे यहाँ कि ईडब्ल्यूएस अगर वो प्रावधान को पूरा करते हैं तो उनको भी मिलेगा, जनरल कैटेगरी के हैं तो वो तो पहले से प्रावधान है। लेकिन अगर ओबीसी में अगर उनको लेने की मांग की जा रही है तो ये एक प्रश्न है और इस पे विचार किया जाना चाहिए। इसलिए एक ज्वलंत मुद्दा हो गया है और एक गंभीर अभ्यर्थी जो यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं इस प्रकार के मुद्दों को समझना। और यह केस स्टडी ये बताती है कि जो आदर्श जो व्याख्या है संविधान की, न्यायिक जो व्याख्या है, समानता जो है या फिर रिजर्वेशन जो है, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए और इससे संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं अक्सर हमारे कंपटीशन में, हमारे एग्जामिनेशंस में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए यह टॉपिक आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और खासकर ये भी एक नियम है कि जो चर्चा में है वो पर्चा में। हम अक्सर क्लास में कहते हैं कि जो चर्चा में है वो पर्चा में है। तो यूपीएससी या कोई भी सिविल सर्विसेज जो स्टेट सिविल सर्विसेज है, ऐसे मुद्दों को ही वो लेकर आती है जो पिछले वर्षों में वो चर्चा में रही है, जहां से कोई आधार बनता है क्वेश्चंस का। तो वो जो स्टैटिक मुद्दे हैं उनको भी करंट से जोड़कर ही वो पूछती है। तो
तो इसलिए आपको नजर बनाए रखना पड़ता है कि करंट अफेयर्स पे भी नजर बनाए रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब हम समझते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। देखिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल आर्थिक मानदंड पर आधारित है, यह एससी एसटी ओबीसी श्रेणियों को भी लागू होता है, यह अधिकतम 10% तक का आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें से आप आंसर बताइएगा और आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देने का जो है, जैसे आप ए में देख लीजिए केवल 1 3, बी है 2 3, सी है 1 और 2 और डी है 1 2 3। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तत्काल हम जो है आपको रिस्पॉन्स देंगे और आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कृपया जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरह के कोई इंटरेस्टिंग और परीक्षा उपयोगी कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।